This is the topic. We are starting with plastids. I have discussed about the various types of plastids. ठीक है, तो we have divided plastids into how many categories? We have divided plastids into 3 broad categories. ठीक है बेटे, 3 broad categories में हमने plastids को divide किया हुआ है. You know very well now. First is chloroplast, then we have chromoplast, and then we have leucoplast. And you are also familiar with the subcategories of these leucoplasts. ठीक है, what are these? These may be a myeloplast जो स्टार्च को स्टोर करते हैं. देन हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इलायोप्लास्ट हैं जो ऑयल स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं. एंड देन उसके बाद हमारे पास एलुरोप्लास्ट हैं जो क्या स्टोर करते हैं, जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं. ठीक है बेटे, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से हमें नजर आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. सी द अनदर पिक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें डबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल. ठीक है, ग्रीन इन कलर, यू नो वेरी वेल बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट इज देयर प्रेजेंट. ऑलराइट, अब इसमें ये मैं आपको एक बार फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड है. तो देखो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज देयर, and there is a space present which is known as the intermembrane space. ओके बेटा, उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हर एक सेल ऑर्गेनेल जो है इसका एक मैट्रिक्स होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का भी अपना मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. ऑलराइट, फिर देखो स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पैरेलल फैशन में वन अबव द अनदर इस तरह से स्टैक लाइक मैनर में नजर आ रही हैं. तो अगर वो कहते हैं कि एक सिंगल यूनिट की बात करें हम, तो एक सिंगल यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे. ठीक है, one single unit is known as thylakoid. So here so many thylakoids, they are lying one above the another like the piles of a coin. So whole of these thylakoids, when they are stacked one above the another in a parallel fashion, then it is known as grana. It is known as grana. तो एक सिंगल जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उसका नाम थैलाकॉइड है. जब खूब सारे थैलाकॉइड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जिसको हमने अरेंज किया हुआ है, उस पूरे के पूरे ग्रुप को हम लेते हैं तो उसको हम ग्रेना कहते हैं. ओके बेटे, अब देखो कहते हैं कि इस तरह के खूब सारे ग्रेनास जो हैं वो हमें किसके अंदर नजर आ रहे हैं, स्ट्रोमा के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड मैट्रिक्स है. अब देखिए, अब ये मान लो पूरा का पूरा जो है वो वन ग्रेना को बनाता है, ये अनदर ग्रेना का ग्रुप है. इस तरह से 5 से 7 ग्रेनास आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. पर कहते हैं कि एडजेसेंट ग्रेनास जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ग्रेनास का, ये इस वाले ग्रेनास के साथ बीच में से भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है जो एडजेसेंट ग्रेनास के जो ग्रुप है उनको आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम स्ट्रोमा लैमिले कहते हैं. इट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमिले. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेम्बर कि फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और उसमें लाइट फेस और डार्क फेस होता है फोटोसिंथेसिस का. तो हमेशा याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क फेस है वो हमेशा स्ट्रोमा के अंदर उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन होगी, और फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेस होता है उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमेशा किसके अंदर होती हैं, थैलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमिले के अंदर होती है. ठीक है बेटे, जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर कराएंगे फिर आपको बताएंगे कि थैलाकॉइड जो है, जो कि ग्रेना का एक यूनिट है, उसका जो ल्यूमन है, उसकी जो कैविटी है, उसके अंदर भी लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की. और जो स्ट्रोमा लैमिले है जो दो ग्रेनास को आपस में बांध के रखता है ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शंस होती है. ऑलराइट, अब वो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो क्या करता रहता है, वेरी करता है. अगर कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे क्लामाइडोमोनास है, तो उसमें एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. पर अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो हो सकते हैं क्योंकि उसका रोल फोटोसिंथेसिस में ज्यादा है. ओके बेटे, फिर कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनेल है, तो इसलिए उसके अपने राइबोसोम्स भी है जिससे वो प्रोटीन्स बना सकती है. ओके, इट हैज इट्स ओन डीएनए व्हिच इज द क्लोरोप्लास्ट डीएनए. और इसके अलावा वो कहते हैं कि उसमें काफी सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. तो ये चीजें हमने याद रखनी है. और यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स की, तो आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो 2 तरह के हैं.
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट के अपने राइबोसोम्स हैं वो कैसे हैं, 70s राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ मैच करते हैं। ठीक है बेटे, अब मैं अगले वाले पे पहुंच रही हूँ। तो ये राइबोसोम हम कर चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक बार राइबोसोम्स को फिर से देखेंगे, पुराने वीडियो में आपने देखा हुआ है। तो राइबोसोम्स को बस हमने इतना याद रखना है कि राइबोसोम्स जो है वो या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है या फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में। ठीक है, अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। और इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे लार्ज व्यू दिखाई दे रहा है आपको, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट हमेशा मैसेंजर आरएनए को पकड़ के रखती है और लार्जर सब यूनिट 2 काम करती है। एक तो ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करने हैं उसने, और इसके साथ साथ उसने क्या बनाने हैं, प्रोटीन्स बनाने हैं और उनको स्टोर भी करना है। ठीक है बेटे, तो 2 काम है उसके, वन इज सप्लाई ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, सेकंड इज द storage as well as synthesis of the protein molecules. And smaller subunit is doing only one role, and that is holding the messenger RNA. Okay? अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो उसी पे आपको खूब सारे राइबोसोम नजर आते हैं, और राइबोसोम्स जो उनका एक ही फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है बेटे, फिर इसके अलावा एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर राइबोसोम कैसे हैं, तो उसके अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो किस तरह के हैं, 70s राइबोसोम है। अब यहाँ पे जो मैं 70s वर्ड यूज कर रही हूँ, एस वर्ड यहाँ पे एक यूनिट का नेम है, एंड दैट इज नोन एज स्वेडवर्ग। तो कहता है कि राइबोसोम्स जो है हम उसको उसकी डेंसिटी और साइज के हिसाब से मेजर करते हैं। तो अगर हम राइबोसोम्स जो है उसको डेंसिटी के हिसाब से या साइज के हिसाब से देखें तो उस केस में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो 70s के आसपास उसका वेट आता है। ठीक है, यहाँ पे स्वेडवर्ग जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की यूनिट है, विच इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करने का एक मेथड है। ओके बेटा, so when you attend your chemistry classes in future you will see that machine which is known as centrifuge. ठीक, उसके बाद कहते हैं कि अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स जो है वो कैसे हैं, 80s राइबोसोम्स आते हैं। और अब मैंने आपको बोला था कि उसकी 2 सब यूनिट है, तो अगर हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जो 70s है तो उसकी सब यूनिट क्या होंगी, तो उसकी सब यूनिट जो है वो 50s और 30s होंगी। अब सारे बच्चे इसको ऐड करने लग जाएंगे कि भाई 50 और 30 जो है वो 70 तो होता नहीं है। ठीक है, सबके माइंड में आ रहा होगा ना ये, तो ऐसा नहीं है। जब वो कहता है कि हम इंडिविजुअल यूनिट जो है उसको अलग अलग लेते हैं तो उस केस में उसके वेट में वेरिएशंस आती हैं, पर वही यूनिट जो है जब एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में होती है तब उसका वेट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो लेस होता है। ठीक, उसी तरह से अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 80s उसका टोटल वेट है, और अलग अलग सब यूनिट की बात करें तो 60 और 40s जो है उसका स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट का वेट होता है। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल पे आ गए हैं, दीज आर द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। तो कहते हैं कि व्हाट हैपन, अगर वो कहते हैं किसी भी सेल का हम साइटोप्लाज्म जो है उसको ध्यान से देखें तो इन द साइटोप्लाज्म बिसाइड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा हमें साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर कुछ माइक्रोफिलामेंट्स भी नजर आते हैं, कुछ छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज भी नजर आती है। ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी नजर आते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं या माइक्रो फिलामेंट्स हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी ये सेल का क्या बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। ओके बेटे, तो उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, सीलिया, फ्लैजिला और इसके साथ आ जाती हैं सेंट्रोइल्स, जिसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो आपको तय था कि सेंट्रोसोम जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती हैं, और इनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला को ले रहे हैं। ठीक है बेटे, अगर किसी भी सीलिया एंड फ्लैजिला की हम बात करें तो हमारे माइंड में आता है कि वो हमेशा लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं सेल के, किसी भी एनिमल जो है उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। तो सीलिया जो है वो हमने किस केस में देखे हुए हैं, प्रोटिस्ट के केस में देखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, पैरामीशियम आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पैरामीशियम का डायग्राम अच्छे से याद आ रहा है
तो पैरामीशियम की जो सेल सरफेस है उस पर खूब सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि और की तरह हमें नजर आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने जो है बोट राइडिंग करनी है, हम एक नाव के अंदर चढ़े हुए हैं, बोट के अंदर चढ़े हुए हैं, तो आप देखते हैं कि जो बोटमैन होता है वो उसको चलाने के लिए जो है एक पर्टिकुलर टूल यूज करता है जिसे ओर कहते हैं। ठीक है, और उसकी हेल्प से वो क्या करता है, वाटर करंट्स जो है उसको पीछे छोड़ता है, इस तरह से बोट आगे बढ़ती है। तो उसी तरह से सीलिया जो है उसका मूवमेंट कैसा होता है, ओर लाइक होता है, और ओर लाइक मूवमेंट की वजह से एनिमल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेल करता है, और जो भी फ्लूइड है जिसके अंदर वो एनिमल मूव कर रहा है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो हमेशा याद रखिए कि सीलिया ओर लाइक मूवमेंट करते हैं। और कैसे होते हैं दिखने में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कहते हैं कि अगर सीलिया जो है उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें आप, तो आपको ऐसे इस तरह से सर्कुलर नजर आएगा स्ट्रक्चर, और बाहर क्या प्रेजेंट है, हर एक सीलिया एंड फ्लैजिला की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसका नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, आप ध्यान से देखिए, अब कहते हैं कि अंदर जो है उसके मैट्रिक्स तो प्रेजेंट ही होगा, पर उसके अलावा उसके अंदर आपको कई सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं। पर ध्यान से देखो, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके दो दो के जोड़े हैं। ठीक है, टू टू के पेयर्स की फॉर्म में है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्यूब्यूल्स जो कि किसी भी सीलिया के पेरिफेरल पार्ट पे लोकेटेड होती हैं, उसकी बाउंड्री पे लोकेटेड होती हैं, डबलेट्स की फॉर्म में होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द, ठीक है, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटे, these are known as the doublet microtubules. So how many doublets of microtubules are here? देखो यहाँ पर गिनकर 9 हमारे पास इस तरह के doublets प्रेजेंट। ठीक, अब सेंटर में आ जाओ जरा। तो कहते हैं कि हर एक जो सीलिया एंड फ्लैजिला है उसके सेंटर में एक कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं, और उस एक्सोनीम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है इसको एक्सोनीम बोला गया है। और इसके सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, एंड these microtubules they are joined with each other with the help of a bridge like structure, and this bridge like structures, ठीक है, they are very very important। और ये पूरी की पूरी जो इन्वेल्प है जिसके अंदर ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसको एक्सोनिम बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोटीनेशियस होती है। बस अब आप हमें इतना याद रखना है कि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और आसपास यानी बाउंड्री पे कितनी प्रेजेंट है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब देखो हर एक जो डबलेट है ना माइक्रोट्यूब्यूल का, उसमें से एक जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है और सेंट्रल ट्यूब्यूल की तरफ उसका फेस है। देखो कितने स्टॉक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरह के स्पोक्स है। तो इनको उन्होंने क्या बोला है, रेडियल स्पोक्स बोला है। तो इसकी हेल्प से ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ज्वाइंट होती हैं। ओके बेटे, अब हर एक डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में भी देखो। ठीक है, तो देखो ये वाली जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है दूसरी वाले डबलेट के साथ कैसे अटैच है, तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं जो स्पोक्स की फॉर्म में उसके जरिए अटैच होती है, जिसको लिंकर्स कहते हैं, दे आर नोन एज लिंकर्स। तो ये लिंकर्स जो है वो एडजेसेंट डबलेट्स को आपस में अटैच करते हैं। ऐसे कितने लिंकर्स प्रेजेंट है, तो अगर 9 डबलेट्स हैं तो 9 ही इस तरह के लिंकर्स होंगे। ठीक है बेटे, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि सीलिया जो है और फ्लैजिला जो है, उसमें सीलिया जो है वो कंपैरेटिवली साइज में छोटे होंगे और फ्लैजिला जो है वो साइज में बड़े होंगे, पर दोनों का ओरिजिन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होगा। एक ओर लाइक मूवमेंट शो करेंगे, एक रो लाइक मूवमेंट शो करेंगे। और सीलिया और फ्लैजिला जो है उसमें से फ्लैजिला जो होते हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बस प्रोकैरियोट्स जो है उसमें थोड़े से कंपैरेटिवली साइज में वेरिएशंस रहेंगी यूकैरियोटिक फ्लैजिला के कंपैरिजन। ओके बेटे, तो यहाँ पे देखो आपको पैरामीशियम नजर आ रहा है, उसमें काफी सारे सीलिया नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको यूगिलिना नजर आ रहा है और उसमें आपको फ्लैजिला दिखाई गई है। फ्लैजिला की पोजीशन एंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर भी हो सकती है, और कई बार फ्लैजिला साइड में से भी अराइज होते हैं, तब उन्हें लेटरल फ्लैजिला कहते हैं। अगर एनिमल के टॉप में से अराइज होंगे तो एंटीरियर फ्लैजिला होंगे, अगर बेस में से अराइज होंगे तो पोस्टीरियर होंगे, अगर साइड में से अराइज होंगे तो लेटरल होंगे। So you must remember there are 9 doublets, and in the center how many doublets are present? No, doublet is not, it is singlet. एक एक है ना, तो इसलिए सेंटर में क्या प्रेजेंट है, 2 इस तरह के सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, आसपास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और उनमें से रेडियल स्पोक्स कितने निकल रहे हैं, 9 है, और एडजेसेंट डबलेट्स जो है वो भी लिंकर्स की प्रेजेंस आपस में अटैच्ड है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। ओके बेटे, सीधा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम भी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं,
जब तक सेल डिवाइड नहीं करता तब तक ये सेंट्रोसोम कहलाते हैं, पर जब सेल ने डिवीजन करना है तो उस समय ये सेंट्रोसोम जो है वो भी डिवाइड कर जाते हैं। तो अगर किसी भी सेंट्रोसोम का आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको वो स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है, कार्ट व्हील की तरह नजर आता है। ठीक है, कार्ट व्हील क्या होता है, बैलगाड़ी होती है। अगर आपने बैलगाड़ी जो उसको ध्यान से देखा हुआ है, कार्ट को ध्यान से देखा हुआ है, तो आपके उसके जो दो व्हील होते हैं, दो जो उसके पहिए हैं, व्हील है, वो बीच में से एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से अटैच होते हैं। तो उसी तरह से सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। ठीक है, अगर उसको हम सीधा खड़ा कर दे तो एक व्हील आपको ऊपर नजर आएगा, एक नीचे नजर आएगा, बीच में एक डंडा होगा, एक स्टॉक होगा जो दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो उसी तरह से कहते हैं कि एक सेंट्रोसोम जो है उसमें दो सेंट्रोइल होते हैं, एक टॉप पे होता है, एक बॉटम पे होता है, दोनों आपस में एक स्टॉक लाइक यूनिट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो जैसे सीलिया और फ्लैजिला के अंदर आपको क्या नजर आया था, सेंटर में एक कोर नजर आया था जिसको हमने क्या बोला था, एक्सोनीम बोला था ना। तो यहाँ पे जो सेंटर में कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हब कहते हैं, इट इज नोन एज हब, HUB, हब। ऑलराइट, तो सेंटर में जो हब लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में, वहां पे तो आपको बताया था कि दो सेंटर में भी ट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, पर यहाँ पे सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते। सिर्फ क्या होगा, आसपास बाउंड्री में कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। पर वहां पे वो डबलेट की फॉर्म में थे, यानी दो दो के जोड़ों की फॉर्म में थे। यहाँ पे कितने जोड़े होंगे उनके, 3 होंगे, यानी 3 पेयर्स की फॉर्म में होंगे। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डबलेट हम उन्हें क्या कहेंगे, पेरिफेरल ट्रिपलेट बोलेंगे, क्योंकि 3 प्रेजेंट है। और हमेशा याद रखिए सेंटर में जो हब है वहां पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। इट इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट। जबकि सीलिया और फ्लैजिला में हम इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एंड आसपास कितने होते हैं, 9 होते हैं। पर यहाँ पे सेंटर में कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, डबलेट की फॉर्म में नहीं होते। और स्ट्रक्चर कैसा है, कार्टविल स्ट्रक्चर है। वन सेंट्रोइल इज लाइंग अबव, वन सेंट्रोइल इज लाइंग बिलो एंड बिलो, एंड अबव एंड बिलो वाला जो है वो किससे जॉइन है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जॉइन है। ठीक है बेटे, कहते हैं कि सारे के सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक प्रोटीन से बने हुए हैं जिसका नेम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इट इज नोन एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके बाद फंक्शन क्या है इसका, तो देखो जब सेल ने डिवाइड करना है तो ये जो सेंट्रोसोम है ये भी डिवाइड कर जाएंगे और ये सेंट्रोइल बन जाएंगे और सेल के दोनों पोल्स की तरफ चले जाएंगे। एक ऊपर वाले पोल पे चला गया, एक नीचे वाले पोल पे चला गया है, और उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे एंड दीस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द स्पिंडल फाइबर्स। दे आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। अब देखो स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्या अटैच हो रखे हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हो रखे हैं। ठीक है बेटे, तो अब अगले चैप्टर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज है ये, तो ये सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज है। और मेटाफेज स्टेज की पहचान ये होती है कि उसमें सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है उसका एक ही फंक्शन है कि वो स्पिंडल फाइबर्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है। ओके बेटे, तो यहाँ पे देखो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताया आपको। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन 2 cylindrical structures which are known as centroids। और कहते हैं कि पूरे के पूरे जो सेंट्रोसोम है उसके आसपास एक अमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको पेरीसेंट्रोलर मटेरियल कहते हैं। ठीक है बेटे, फिर कहते हैं कि दोनों ही सेंट्रोइड जो है वो सेंट्रोसोम में कैसे अरेंज्ड है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है। और कैसा उनका अपीयरेंस नजर आता है, कार्ट व्हील की तरह अपीयरेंस नजर आता है, जैसे एक रथ के या फिर एक बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो आपको उसने दिखाए हुए हैं क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं जिसमें से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए हैं। ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटे, अब देखो हमें न्यूक्लियस पे आ गए हैं। न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा जाता है कि इट इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद ये पता लगा, उससे पहले साइंटिस्ट सिर्फ इतना जानते थे कि न्यूक्लियस के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और इसके अलावा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम है क्रोमेटिन फाइबर्स,
और ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा उनको ये पता था कि इसके अलावा जो है उसके अंदर कुछ स्फेरिकल बॉडीज जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में घूमती रहती हैं और उनका नेम है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई। ठीक है बेटे। पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लियस के बारे में और ज्यादा पता लगा। तो ये पता लगा कि हर एक न्यूक्लियस जो है उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन कुछ जगह पे जाके आपस में फ्यूज हो जाती हैं और वहां पे वो छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है बेटे। न्यूक्लियर पोर जो है वो फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन से बनते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से, और उसमें से सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म एक दूसरे में आता जाता रहता है। ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स भी पास होते रहते हैं। फिर कहता है कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्फेरिकल बॉडीज न्यूक्लियस के अंदर फ्लोट करती रहती हैं उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये स्फेरिकल बॉडीज जो है इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्फेरिकल बॉडीज क्या बनाती हैं, ये राइबोसोमल आरएनए बनाती हैं। ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए जो है इनका प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इस तरह के राइबोसोमल आरएनए जो है उसके अंदर होती है, राइबोसोम्स के अंदर होती है। ओके बेटे। फिर देखो इसके अलावा कहते हैं कि न्यूक्लियर पोर्स के जरिए आरएनए और छोटे मोटे प्रोटीन्स जिनके डायमेंशंस कम है वो साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आते जाते रहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको न्यूक्लियर पोर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक। उसके बाद ये बोला है कि न्यूक्लियस का नंबर सेल के अंदर वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। बताइए अभी मुझे कि कौन सा ऐसा सेल आपने पढ़ा है जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट थे और इस कंडीशन को हमने क्या बोला था वहां पर। ठीक है। मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था। हमने ये चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आए थे क्या प्लांट किंगडम, इनमें से किसी एक जगह पढ़ा। यस बेटा। डाइगेरियन। नो। फंजाई फंजाई के सेल्स के अंदर पढ़ा था ना। अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें बताया था कि फंजाई के जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको हाइफे कहते हैं, और हाइफे जो है उसके अंदर आपको दो कंडीशन बताई थी, सिनोसिटिक एंड नॉन सिनोसिटिक। ठीक है बेटे। उसमें ये बताया था कि अगर एक ही हाइफे के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और हर एक न्यूक्लियस के आसपास अपने सेल वॉल नहीं है, यानी वो विदाउट सेप्टा है हाइफे, तो उसको सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। और अगर उनके अंदर जो है सेप्टास प्रेजेंट है, ठीक है, तो नॉन सिनोसिटिक है। इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं बेटे। ऑलराइट। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की तो ह्यूमन के अंदर आरबीसी सेल ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इस वजह से उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का ही होता है सिर्फ। और अगर आपने प्लांट सेल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं 9th क्लास में तो आपको पता है सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं। ठीक है। सीव सेल दो तरह के होते हैं ना, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब मेंबर्स। तो सीव ट्यूब मेंबर्स जो है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। फिर आप सोच रहे होंगे कि वो अपना काम कैसे करेंगे, ठीक है, फूड को कंडक्ट करने का, फूड ट्रांसपोर्ट का। तो अगर आपको याद आ रहा है तो सीव सेल्स के आसपास कुछ खास तरह के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बताइए कौन से जो उनका काम करते हैं फूड को जाइलम ट्रांसपोर्ट। सेल। यस निशान जोर से बोलो। जाइलम सेल। जाइलम तो बेटे ओवरऑल हो जाएगा, जाइलम तो उसको फूड को लेके तो जाएंगे। मैंने एक चीज अगर अच्छे से याद है आपको बताई थी कि सीव ट्यूब सेल्स के साथ कंपेनियन सेल्स रन करते हैं, और ये जो कंपेनियन सेल होते हैं ना इनका अपना न्यूक्लियस होता है। तो इसके न्यूक्लियस की हेल्प से सीव ट्यूब सेल्स को ये पता लगता है कि उन्होंने कौन से टारगेट ऑर्गन की तरफ फूड लेके जाना है। ठीक है। जाइलम सेल तो एडजेसेंट होंगे ही, पर सीव ट्यूब सेल्स के एकदम बाद कंपेनियन सेल्स होंगे और उसके बाद क्या होंगे, जाइलम सेल्स होंगे। और वो पोर्स की हेल्प से वाटर जो है वो सीव सेल्स में आ जाएगा, पर किस डायरेक्शन में वो फूड जाना है ये कौन बताएंगे, कंपेनियन सेल्स बताएंगे। ठीक है बेटे। उसके बाद हम आ गए हैं न्यूक्लियस का। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा है, आपको खूब सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। जब तक सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल डिवाइड करता है तो ये बटरफ्लाई शेप ले लेते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए हो सकती हैं।
और प्रोटीन्स यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेटे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर्स पहले तो थ्रेड लाइक होंगे, पर जैसे ही सेल डिवाइड करेगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होके क्या बन जाएंगे, बटरफ्लाई शेप ले लेंगे, तब हम इनको क्रोमोसोम्स कहेंगे। हमेशा याद रखिए क्रोमोसोम तब बनते हैं जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है। जब तक सेल डिवाइड नहीं करता तब तक ये ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तब हम इन्हें क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोनीमेटा कहते हैं। ये देखो आपको मैसेंजर आरएनए यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई है तो पोर बन गया, उनको न्यूक्लियर पोर बोला है। न्यूक्लियर प्लाज्म का एक और नाम यहाँ पे लिखा गया है कैरियोप्लाज्म, बिकॉज कैरियन वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग न्यूक्लियस होता है। स्फेरिकल बॉडी का इसका नेम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है उसका नेम है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है बेटे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है, आपको पता है, और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम पे आ गए हैं। देखो क्रोमोसोम पहले क्या हुआ करते थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनका नेम था क्रोमेटिन फाइबर्स, और ये दो चीजों से बने हुए थे, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकती है, और प्रोटीन्स जो क्या हो सकते हैं यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है बेटे। अब देखो क्रोमोसोम्स को उसने ध्यान से देखो, ध्यान से, क्रोमोसोम जो है उसकी 2 आर्म्स होती हैं, 10th क्लास में भी बताया था, क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स जो है उनको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एक ही क्रोमोसोम की 2 आर्म्स हैं तो उसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, अगर 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं तो उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये चीज मैंने आपको तब बताई थी जब मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है उनके बीच में होता है, पर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, जिनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम को ध्यान से देखिए, उसके अंदर आपको डीएनए हेलिक्स रन करते हुए नजर आ रहा है, देखो कितना लंबा डीएनए हेलिक्स होता है। तो कहते हैं कि डीएनए जो है उसकी लेंथ 2 मीटर के आसपास हो सकती है, ओके बेटे। फिर यहाँ पे देखो 4 क्रोमोसोम आपको दिखाए हुए हैं, क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड होती हैं जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती है उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, इट इज नोन एज सेंट्रोमेयर। और ये सेंट्रोमेयर जो है उसके ऊपर एक डिस्क लाइक कवरिंग होती है, उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, काइनेटोकोर इज अ डिस्क लाइक कवरिंग which covers the centromere. And what is a centromere? A centromere is a primary constriction where the 2 chromatids they get attached with each other. Okay बेटे, on the basis of this centromere, centromere की पोजीशन कैसी है उसके बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है और दोनों क्रोमेटिड्स की लेंथ दोनों तरफ बराबर है, देन इट इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमेयर थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है और नीचे वाले जो क्रोमेटिड है उनकी लेंथ जो है वो ऊपर वाले क्रोमेटिड से थोड़ी सी ज्यादा है, पोस्टीरियर क्रोमेटिड्स की लेंथ, तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और अगर और ज्यादा शिफ्ट हो गया है तो फिर नीचे वाले एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गए हैं क्रोमेटिड्स एंड ऊपर वाले काफी शॉर्ट हो गए हैं, तो उसको हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे चला गया है और दोनों तरफ जो है सेंट्रोमेयर्स जो है, ठीक है बेटे, क्रोमेटिड्स जो है उनकी लेंथ जो है वो मुड़ गए हैं एक तरीके से एंड बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है। उसके बाद देखो ये चीज मैंने खुद ही ऐड की है, डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि 12th में डीएनए का टॉपिक डिटेल में है। तो डीएनए जो है उसको हम न्यूक्लिक एसिड में कंसीडर करते हैं बेटे, और हमेशा डीएनए जो है वो क्रोमेटिड्स के अंदर रन करता है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हम ये डीएनए के लिए कई बार वर्ड यूज करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन्स मैनी, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक तरह का मैक्रोमोलेक्यूल होता है। तो जैसे हर एक को कहते हैं कि पॉलीमर या मैक्रोमोलेक्यूल छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाने वाली छोटे यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, याद रखिए अच्छे से। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 शुगर मॉलिक्यूल, एंड नंबर 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस। फिर से सुनेंगे, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है बेटा। 3 चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस आपको बताए हुए हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने तरह के हैं, 4 तरह के हैं। देखो ध्यान से डायग्राम को, उसमें से एडेनिन और लास्ट वाला ग्वानिन, इसको हम पुरीन कहते हैं, PURINE, पुरीन। और थाइमीन और साइटोसिन जो है उसको हम पिरिमिडिन कहते हैं, दैट इज PYRIMIDINE, पिरिमिडिन।
ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, हम फिर से लेंगे इसको 12th क्लास में। फिलहाल आप नाम याद रखेंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन दे आर नोन एज पुरीन्स एंड थाइमिन एंड साइटोसिन्स आर नोन एज pyrimidines। ठीक है, ये 10th में भी मैंने आपको कहा था कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन में हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और बॉन्ड होते कौन से हैं, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है बेटे, तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये फिर से आ जाएगा, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। एडेनिन और थाइमिन के अंदर डबल बॉन्ड होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन में कौन से होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ऑलराइट, और ये जो एक्सोस्केलेटन है, जो 2 स्टैंडर्ड डीएनए की, ये फॉस्फेट और शुगर से मिलके बने हुए हैं, और नाइट्रोजेनियस बेसिस अंदर अरेंज है लेडर लाइक फैशन में। ठीक है, तो हमेशा एक पुरीन एक पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है। अगर एडेनिन पुरीन है तो पिरिमिडिन उसके साथ जो बाइंड करेगा वो थाइमिन है। अगर ग्वानिन एक पुरीन है तो उसके साथ बाइंड होने वाला पिरिमिडिन कौन सा है, साइटोसाइन है। तो जैसे सीढ़ियां होती है ना, स्टेयर्स होती है, ऐसे इनका अरेंजमेंट है। एक स्टेयर के ऊपर दूसरी स्टेयर होती है, तो इस तरह से बेसिस भी एक दूसरे से थोड़े थोड़े हाइट पर है। ठीक है, बस इतना सा याद रखेंगे। उसके बाद देखो बुक में क्लास टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या होती है, छोटी छोटी सी बॉडीज जो साइटोप्लाज्म में अक्सर घूमती रहती हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, उनको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। ठीक है बेटे, और इन माइक्रो बॉडीज की खास बात ये है कि इसमें तरह तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी में कई तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैंडल करते हैं। उससे ऊपर वाला पैराग्राफ अगर आप देख रहे हो तो उसमें एक चीज और नजर आ रही है, सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिड से मिलकर बने हुए हैं, और जिस पॉइंट पे 2 क्रोमेटिड अटैच है उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और उसका दूसरा नेम सेंट्रोमियर भी होता है। और सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक कवरिंग होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। पर कई बार वो कहता है कि क्रोमोसोम में हमें सेंट्रोमियर यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी नजर आता है। ठीक है बेटे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट आपको नजर आएगा जहां पे क्रोमेटिड जुड़े होंगे। कई बार क्रोमोसोम में एक से ज्यादा पॉइंट भी हमें नजर आते हैं जहां पे आपको सेंट्रोमियर नजर आता है। तो अगर वो कहता है कि फर्स्ट वाला जो सेंट्रोमियर है उसको तो आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला है, उसके बाद अगर और भी आपको सेंट्रोमियर सेम क्रोमोसोम में नजर आता है तो उसको हम सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। दिस इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस बेटे, एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ चुकी है। ठीक है, इंग्लिश में भी आ चुकी है और अपनी लैंग्वेज में भी आ चुकी है। तो दोनों रिकॉर्डिंग्स को आपने ध्यान से सुने। उसके बाद अगर आपको कोई चीज नहीं पता लगती है उसको बार बार जो है आप रिवाइंड कर करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएंगी। ओके बेटे, आज सभी स्टूडेंट्स ने पीछे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, क्योंकि अब हमें ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें सारे आते हैं। अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है हर एक स्टूडेंट ने। अगर हमें पीछे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर हमें आ गए, इसका मतलब हमें चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अपने आप को चेक करने का एक तरीका होता है कि यू हैव टू डू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। इफ ऑल द आंसर्स आर नोन टू यू, दिस मीन्स एवरी टॉपिक इज क्लियर टू यू। और जिस टॉपिक का आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको फिर से सुने और फिर उस क्वेश्चन को करके देखें, आपको पता लग जाएगा। ओके बेटे, देखो सारे क्वेश्चन वही हैं जो चैप्टर के अंदर है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो चैप्टर से बाहर है। अगर हमने ये सारे क्वेश्चन एक बार करके देख लिए ना, इसका मतलब हमारी रिवीजन हो जाएगी फुल चैप्टर की। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें से उन्होंने कौन सी चीज करेक्ट नहीं है उसके बारे में पूछा हुआ है। कहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो उसने सेल को डिस्कवर किया था, गलत है ये, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को नहीं, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस। यस, सिक्लाइडिन और शुआन जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ये करेक्ट है। ठीक है बेटे, रॉबर्ट बुर्चॉ जो इन्होंने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से नए सेल बनते हैं, क्या ख्याल है? यस, करेक्ट है ये। यस मैम, करेक्ट। A unicellular organism carry all its activity within a cell, ये भी करेक्ट है। उसने आपसे ये पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है फिर? फर्स्ट वाला, रॉबर्ट ब्राउन वाला। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से हैं इसके अंदर क्वेश्चन, बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन ना आए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके ना टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसको सभी बच्चे सुन लेंगे, फिर वो आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन हमने कॉपी में करने हैं वो आपको बताए जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं हमने कॉपी में करने। ओके बेटे, ऑलराइट। Yes, ma'am. अगर कोई भी क्वेश्चन फिर आपके माइंड में आते हैं तो आप मुझे सेंड कर देंगे, आई विल गिव द आंसर एंड